Hello guys, welcome back to Kanun Chala. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we are back with our new video. So guys, today we are back with our new video जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं about the one of the most important era of India, that is the modern history. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री एंड हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पोर्टुगीज रूल इन इंडिया. पोर्टुगीज रूल क्या था, ये कैसे स्टार्ट हुआ एंड ये किसने स्टार्ट किया था. तो पहले अगर हम देखें अबाउट द वास्को द गामा जो थे वो इंडिया में आए थे फ्रॉम द पोर्टुगल, जो कि है यूरोप कॉन्टिनेंट में. वो आए थे 1498 में एंड ये जो भी रूल था ऑफ पोर्टुगल इन इंडिया ये उसी टाइम से स्टार्ट हुआ था टिल द 1961. तो अभी हम पूरा वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. केप ऑफ गुड होप क्या है एंड वास्को द गामा किस रूट से आए थे, उन्होंने क्या क्या ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, कौन कौन सी टेरिटरीज़ को कैप्चर किया था, कौन कौन सी टेरिटरीज लॉस्ट की थी, ये सब हम वीडियो में डिस्कस करेंगे थ्रू हर प्रेजेंटेशन वीडियो. So before moving forward, just like the video, hit the bell icon, also share it and hit the bell icon so you can get the latest update whenever our new video is updated. So let's move on towards our presentation. सो गाइज अब हम अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कैसे पोर्टुगीज का इन्वेड हुआ था इन द इंडिया में. तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे की इवेंट्स कि जो वास्को द गामा थे वो कैसे इंडिया में आए, उनने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की, कौन से रूट से वो आए थे. तो अगर हम सबसे पहले देखें तो जो वास्को द गामा थे वो 1948 में इंडिया में आए थे. 1498 में इंडिया में आए थे, सॉरी. एंड उन्होंने पोर्टुगल को छोड़ा था, डिपार्ट मतलब उन्होंने उसको छोड़ा था 8 ऑफ जुलाई 1947 में. ठीक है, तो 8 ऑफ जुलाई 1947 में उन्होंने पोर्टुगल को छोड़ा था एंड केप ऑफ गुड होप को कवर करते हुए, मींस जो कि अफ्रीका में ये केप ऑफ गुड होप है एक्सट्रीम साउथ में, तो थोड़ा सा वहां से होते हुए ये लोग इंडिया में इन्वेड हुए. अब केप ऑफ गुड होप जो है वो अफ्रीका में है, तो ये क्लियर है कि ये अफ्रीका होते हुए इंडिया में आए थे. ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे पहले कहाँ आए थे, तो ये कैलिकट जिसको अभी हम कोझिकोडे बोलते हैं, तो सबसे पहले ये गए थे कोझिकोडे में, मीन्स उस टाइम जिसको कैलिकट बोलते थे. कब? ऑन May 17 1498 में. तो इनको लगभग 10 मंथ्स लगे थे कहाँ से, पोर्टुगल से लेके इंडिया में आने के लिए. ठीक है, अब जब ये कैलिकट में आए तो जब उस टाइम वहां के हिंदू रूलर थे जिनका नाम था जामोरिन. तो जो जामोरिन थे सबसे पहले ये जामोरिन से मिले कहाँ पे, इंडिया में आके. ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये कब डिपार्ट किए, कब पहुंचे थे, कौन से रास्ते से आए थे, सबसे पहले ये इंडिया में कहाँ पे आए थे एंड ये किसको सबसे पहले मिले, तो ये जामोरिन रूलर से मिले थे जो कि हिंदू रूलर थे उस टाइम वहां के. अब ये जो हिंदू रूलर थे, जो ये जो जामोरिन थे, इन्होंने सोचा कि ये आई थिंक इंडिया को शायद देखने आए हैं या फिर एज अ टूरिस्ट आए हैं. उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इंडिया को कैप्चर कर लेंगे या इंडिया पे अपना इम्पैक्ट डालने के लिए आए हैं या फिर किसी उसमें आए हैं. ठीक है, इन्वेट करने के लिए आए हैं. तो मैंने अभी आपको बताया कि केप ऑफ गुड होप जो है वो अफ्रीका में है इन द सदर्न पार्ट. तो ये रहा हमारा केप ऑफ गुड होप, तो ये रहा हमारा यूरोप. तो जब ये यहाँ से निकले थे तो ये पूरा, मीन्स इन्होंने अफ्रीका में एंटर नहीं किया, लेकिन ये पूरा केप ऑफ गुड होप को कवर करते हुए यहाँ से निकले एंड तब जाके ये हमारे इंडियन ओशन में एंटर करके एशिया में आके एंड जो हमारा इंडिया था वहां पे जाके ये कैलिकट में पहुंचे. तो इन्होंने अफ्रीका की पूरी बाउंड्रियल डिस्टेंस को कवर करके यहाँ केप ऑफ गुड होप से होते हुए, जो कि बिल्कुल हल्का सा साउथ से, साउथ ऑफ अफ्रीका से यहाँ पे लगा हुआ है, एंड तब वो जाके हमारे एशिया में एंटर हुए थे इंडिया में. ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर आ गई होगी. अगर वो पूछते हैं कौन कौन से ओशंस कवर हुए थे, तो आप एक अटलांटिक ओशन भी लिख सकते हो. ये भी क्वेश्चन आ सकता है केप ऑफ गुड होप कहाँ है, तो अटलांटिक ओशन में है. एंड कौन कौन सा ओशन था, इंडियन ओशन पढ़ा था एंड अटलांटिक ओशन पढ़ा था. और अगर मेडिटेरियन सी भी आता है तो आप इसको कर सकते हो क्योंकि यूरोप का जो पार्ट है वो यहीं से निकला है. बेसिकली अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन ही मोस्टली पूछा जाएगा. ठीक है, तो आप इस चीज को दिमाग में रखना.
अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब पोर्तुगीज आए थे तो ऑब्वियसली वो इन्वेट करने आए थे, तो उन्होंने अब अपना इन्वेशन कैसे स्टार्ट किया, ट्रेड कैसे स्टार्ट की। तो अगर हम देखें पोर्तुगीज जो आए थे उसके पहले ऑलरेडी इंडिया में अरब्स, अफ्रीकन, चाइनीज, ये सारे लोग ट्रेड कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कभी डोमिनेंस का नहीं सोचा था, मतलब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम इंडियन मार्केट को कैप्चर करेंगे। हम यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, अपना बिजनेस तो करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इसको कभी कैप्चर, अपना डोमिनेंस नहीं जमाएंगे। तो हुआ क्या था, जो पोर्टुगीज थे वो एक अलग ही माइंडसेट से आए थे कि हमको यहाँ पे अपना डोमिनेंस जमाना है। तो अब 1498 में पहुंचने के बाद 1502 में इन्होंने यहाँ पे एक फैक्ट्री खोली थी, दैट इज ऑफ ट्रेडिंग पोस्ट एट कोचिन नियो, नाउ कोची में जो है अभी। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे एक जाके एक फैक्ट्री खोली, एंड फिर उन्होंने जो अरब्स, अफ्रीकन्स और जो चाइनीज की जो ऑलरेडी ट्रेडिंग यहाँ पे चल रही थी उनमें थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली है अगर मार्केट में कोई नया ट्रेडर आता है तो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। ठीक है। फिर इसके चलते चलते पोर्तुगीज जो थे अपना वो डोमिनेंस गेन करने लगे इंडियन ओशियन ट्रेड में। ठीक है। तो जो ओशियन वाइज ट्रेड होती थी, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जो भी रिलेटेड उससे, तो कुछ ना कुछ करके वो लोग अपना डोमिनेंस यहाँ पे जमाने लगे। तो हमने देखा 1502 में उन्होंने एक ट्रेडिंग पोस्ट की फैक्ट्री खोली जो कि उस टाइम कोचिन में थी, अब कोची है वो। एंड उन्होंने जो अरब, अफ्रीकन एंड चाइनीज का जो ट्रेडिंग एग्जिस्टिंग ट्रेड था उसको डिस्टर्ब किया। ऑल्सो धीरे धीरे उन्होंने अपना डोमिनेंस जमाना चालू कर दिया इन द इंडियन ओशन ट्रेड में। फिर उसके बाद आता है कि सिग्निफिकेंस क्या था इसका। तो अगर हम सिग्निफिकेंस देखें कि पोर्टुगल का सिग्निफिकेंस क्या हो रहा था, मतलब ये जो ट्रेड कर रहे थे, इंडिया में रह रहे थे, तो उन्होंने एक यूरोपियन जो मींस जो यूरोपियन कल्चर था, या वी कैन से कॉलोनाइजेशन था, एक्सप्लोरेशन था, तो ये सब स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि अगर हम मैप में अगर देखेंगे तो जो हमारा पोर्तुगल है वो कहाँ पे है, वो यूरोप में है। ठीक है। वो कहाँ पे है, अगर आपसे कंट्री पूछी जाती है तो बेसिकली जैसे आ, एशिया में इंडिया एक कंट्री है, वैसे यूरोप में पोर्तुगल है। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, क्योंकि ऑप्शन में पोर्तुगल भी हो सकता है तो कंफ्यूज मत हो जाना। पोर्तुगल यूरोप में है, जैसे इंडिया एशिया में है, एशियन कॉन्टिनेंट में है, वैसे ही जो हमारा पोर्तुगल है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्टिनेंट वाला भी क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम देखें कि उनका सिग्निफिकेंस क्या था उनकी ट्रेड का इंडिया में, तो पहली बात यूरोपियन एक्सप्लोरेशन बढ़ाया एंड अपना कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। कॉलोनीज, एरियाज, और कॉलोनी से वो स्पेसिफिक जो प्रेजेंट कॉलोनीज होती है वो नहीं, लेकिन उन्होंने अपना एरिया कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया इंडियन ओरिजिन में। वो खुद को सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। मैरीटाइम पावर को एक मेजर पावर बना दी थी उन्होंने, मीन्स पोर्टुगल पावर को एक मैरीटाइम मेजर पावर बना दी। एंड जो ट्रेडिशनल जो अरब चाइनीज ट्रेड रूट्स थे, जो ट्रेड रूट्स चल रहे थे, जो लोग ट्रेडिंग करते थे, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, उनको डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद बात सिर्फ इसी पे ही नहीं, ट्रेडिंग पे ही नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स पे भी, इकोनॉमी पे भी, कल्चर पे भी काफी ज्यादा अंतर पड़ा। इंडियन पॉलिटिक्स में कैसे पड़ा, क्योंकि उस टाइम के जो प्रिंस प्रिंसेस होते थे, तो जब जब कॉलोनाइजेशन होता था तब तब जो इंडियन प्रिंस प्रिंसेस होते थे उनको हटा के पोर्तुगल के वहां पे गवर्नर्स एंड उनको बना दिया जाता था। इकोनॉमी में होता था, क्योंकि जो ट्रेडिंग होती थी उससे पैसा आता था, तो वो उनके पास रहता था। कल्चर में भी काफी डिफरेंस आया जब वो कॉलोनाइजेशन उन्होंने अपना स्टार्ट किया, तो यहाँ के जो एक्चुअल कल्चर्स थे उनको चेंज कर देते थे, वो अपने कल्चर्स यहाँ पे फॉलो करते थे। तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ट्रेड में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। तो पहली बात उन्होंने, पहले हमने देखा कि ट्रेड पे किया, फिर उन्हें जो स्पाइस ट्रेड थी जैसे पेपर, सिनेमन एक्सेट्रा, जो ऐसे ट्रेड्स थी, इन पे भी काफी ज्यादा असर हुआ। फिर उसके बाद पोर्तुगीज इंडिया बनने लगा था 1505 से 1961 तक यहाँ पे। अगर हम बात करें 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन फोर्स आया था, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ देख सकते हो टिल 11 इयर्स यहाँ पे पोर्टुगीज इम्पैक्ट रहा था। ठीक है। अब जो
जैमोरिन जो हमने पढ़ा था, कलकत्ता के जो हिंदू रूलर थे, एंड ऑटोमन एम्पायर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज होता था। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के लिए आज काफी लोग ज्यादा फॉलो करने लगे थे, क्योंकि पोर्तुगल जो जो यूरोप था वहाँ क्रिश्चियन रिलीजन ज्यादा फॉलो किया जाता था। तो लोग कन्वर्ट होने लगे थे, फोर्सफुल कन्वर्जन होने लगा था। ठीक है। एंड यूरोपियन जो कस्टम्स थे, जो टेक्नोलॉजीज थी, तो वो यहाँ पे आने लगी थी। जो वास्को दा गामा थे, ठीक है, उन्होंने एक इंडिया का जो एरा था उसको एक नया ग्लोबल ट्रेड दे दिया, एक कल्चरल एक्सचेंज का दे दिया, एक नई कॉलोनीज कॉलोनलाइज्म का एक नया इम्पैक्ट दे दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडियन का जो शेप था कि प्रॉपर इंडियन ट्रेड क्या था, कल्चर क्या थे, वो सब चेंज होने लगे थे। एंड एक एक मेजर कॉन्सिक्वेंस हो गया था इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल इंडियन कल्चर था वो चेंज हो गया था। अब हम देखते हैं कि की गवर्नर्स कौन कौन से रहे, क्योंकि हमने देखा 1505 से लेकर 1961 तक यहाँ पे पूरा पोर्तुगल का ही शासन चल रहा था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें 1505 में कौन थे, फ्रांसिस्को एल्मेडा थे। ये फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय थे इन इंडिया में। ठीक है। एंड यहाँ से ही स्टार्ट होती है द बिगनिंग ऑफ द पोर्टुगीज रूल इन इंडिया। तो पहली बात अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था कि ये जो पोर्तुगल थे, इन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग थी वो मार्क की। एंड सबसे पहले यहाँ पे फ्रांसिस्को एल्मेडा जो थे ये यहाँ के रूलर बने। सेकेंडली अगर हम देखें अल्फोंसो डी एल्बुक्यूर्क्यू, तो ये 1509 में बने। एंड इन्होंने सबसे पहले गोवा को कैप्चर किया 1510 में। उस टाइम कौन से रूलर थे वहां के, द रूलर ऑफ बीजापुर। रूलर ऑफ बीजापुर गोवा को रूल कर रहे थे, लेकिन जो अल्फांसो थे उन्होंने उनको गोवा को भी उनसे ले लिया। ठीक है। फिर उसके बाद नीनो द कुन्हा। नीनो द कुन्हा आपको पता होगा हमारी यूनियन टेरिटरी है दमन एंड दीव, जो कि महाराष्ट्र एंड गुजरात के इनलैंड एरियाज में पड़ती है। तो वहां पे भी इन्होंने दीव को सबसे पहले कैप्चर किया 1535 में। उसके बाद 1559 में इन्होंने कैप्चर किया दमन को। तो इन्होंने हमारे दोनों यूनियन टेरिटरीज को भी कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद इन्होंने जो कैपिटल थी उसको ट्रांसफर किया फ्रॉम कोचीन टू गोवा 1530 में। एंड ऑल्सो यहाँ पे अच्छा खासा पोर्टुगीज का रूल स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो गोवा का जो एरिया था वहां पे पोर्टुगल इम्पैक्ट जो था वो ज्यादा था। ठीक है। एंड फिर इसके बाद 1961 तक यहाँ पे पोर्टुगल का रूल चला। एंड जो हमारे पोर्टुगीज थे वो 1961 तक इंडिया में रहे। एंड अगर क्वेश्चन आता है एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर्म, तो आप लिख सकते हो कि गोवा का जो एरिया था, दमन एंड दीव एंड जो गोवा का एरिया था, वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट रहा था पोर्टुगीज का। ठीक है। क्योंकि जो अदर नॉर्दर्न पार्ट्स थे एंड जो हमारे साउथ है, वेस्ट पार्ट है, वहां पे मुगल रूल ज्यादा चलता था। एंड तो वहां पे उनका कैप्चर करना कम मुश्किल था, इसलिए उन्होंने उस तरफ का एरिया चूज किया। अगर हम देखें अब कि डिक्लाइन कैसे हुआ, ये जो 1961 में जो डिक्लाइन हुआ था वो कैसे हुआ था। अब जब भी इंडिया में कोई भी वॉर होता है तो वो कोई ना कोई चीज को लेके होता है। एंड जो भी जीतने वाली पार्टी होती है उसको कुछ ना कुछ इन गिफ्ट मिलता है, चाहे वो कोई टेरिटरी हो, चाहे कोई पार्ट ऑफ द कंट्री हो, या थ्रोन हो, तो कुछ ना कुछ मिलता है। तो 1632 में उन्होंने हुगली जो है उसको हार गए थे वो, जो कि प्रेजेंट अभी कोलकाता में है, ड्यूरिंग शाहजहां रीत। मैंने आपसे बोला था जो हमारे सुल्तान एंड मुगल्स लोग होते थे, तो इसलिए उन्होंने हमारा वेस्ट का पार्ट, साउथ का पार्ट कैप्चर वो नहीं कर पाए इतनी आसानी से। एंड अगर उन्होंने बैटल भी लड़े तो वो हार चुके थे, जैसे उन्होंने यहाँ पे हुगली को लूज कर दिया था। 1661 में क्या होता है, जो प्रेजेंट डे मुंबई है वहां पे वो चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड को एज ए डाउरी फॉर मैरिंग कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। तो उन्होंने जब जो प्रिंस थे इंग्लैंड के चार्ल्स टू, जब उनकी शादी हुई थी, तो जो उनको एज अ डाउरी दी गई थी। ठीक है। मुंबई किसको दे दी गई थी, टू चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड।
ठीक है। तो किससे शादी की थी उन्होंने? कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो सिर्फ यही दो, मतलब एक चीज कैप्चर हुई, एक एक उनको मिली, लेकिन और भी उन्होंने काफी सारे एरियाज जो थे वो डच को दे दिए गए थे। अब ये डच का इन्वेट कैसे हुआ और कहाँ हुआ, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है। तो जब डच इन्वेट करने आए इंडिया को तो उनका और पोर्तुगल का भी वॉर हुआ उसी रीजन में, उसी टाइम ड्यूरेशन में। जो डच लोग थे उन्होंने भी काफी सारी चीजें खो कैप्चर कर ली थी फ्रॉम पोर्तुगल। तो पहला उन्होंने कोचिन 6063 में लॉस्ट कर दिया, क्वेलन 6061 में लॉस्ट कर दिया, एंड क्रैंगेनेरोर 1662 में लॉस्ट कर दिया। तो 63, 61, 62 में इन्होंने ये तीन चीजें, दैट इज कोचिन, क्विलोन एंड क्रैंगैनोर, ये सब चीजें लॉस्ट कर दी किसको? डच को। अब एट लास्ट 1961 में होता है कि जो पोर्तुगीज थी, उसमें मीन्स जो पोर्तुगीज लोग थे उनके पास सिर्फ उस टाइम तक जो 3 टेरिटरीज बची हुई थी 9661 तक, वो थी हमारी गोवा, दमन एंड दीव। जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि उन पे उन्होंने थोड़ा स्टार्टिंग से कैप्चर करना स्टार्ट किया, तो एट लास्ट तक भी वो सिर्फ उसी चीज को कैप्चर कर पाए। अगर हम नोटेबल रूलर्स की बात करें उस टाइम की, तो शाहजहां जो कि एक मुगल एम्परर थे, चार्ल्स टू इंग्लैंड के थे, एंड कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा जो कि पोर्तुगीज की प्रिंसेस बन चुकी थी क्योंकि उन्होंने चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड से शादी की थी। इसके बाद होता क्या है इन सब चीजों के बाद, कि ग्रेजुअली जो पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस था इंडिया में वो कम होता गया। साथ ही साथ जो ब्रिटिश एंड डच कॉलोनियल पावर्स थी वो बढ़ती गई। जैसे मैंने आपके बताया था कि कुछ जगह ऐसी थी जो कि डच के पास चली गई थी विद द वॉर विद द पोर्टुगीज, एंड ऑल्सो धीरे धीरे जो एनेक्सेशन हुआ था पोर्तुगीज का ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, वो धीरे धीरे इंडिया के पास आ गया था 1961 तक। एंड ये लास्ट था जो कि पोर्तुगीज ने इंडिया में रूल करा था। एंड यहीं से जो पोर्तुगीज का रूल था वो डिक्लाइन हो जाता है, एंड जो कि एक टाइम पे काफी ज्यादा वेस्टर्न कोस्ट पे फैल गया था। तो अगर हम बात करें इसकी, तो बेसिकली 1961 तक अगर हम बात करें तो 1908 से लेके 1961 तक पोर्टुगल इंडिया में रहे थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ पोर्टुगल इन इंडिया, तो अगर हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में देखा था तो वो कब आए थे? 1498 में आए थे, एंड लास्ट तक उनका रूलर चला था 1961 तक। तो ये इनका लास्ट रूल था इन इंडिया में। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब कवर करेंगे अबाउट द डच एंड द अदर एम्परर्स टू, जिसमें कि हम अपनी काफी सारी वीडियोस लेके आ रहे हैं। एंड ऑल्सो आई होप आपको ये समझ आया होगा जो भी मेरा एक्सप्लेनेशन था। कोई भी दिक्कत है आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो इन आवर टेलीग्राम चैनल, एंड फॉर द डेली अपडेट्स यू कैन follow us on Instagram and Facebook. The link is given in the description, and the new videos will be updated soon, so you can just hit the bell icon to get the notification as soon as these are posted. Thanks for watching the video.